इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। देखो थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब क्या, जिसमें हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, है ना। विद द हेल्प ऑफ हीट हम क्या करते हैं, एक सिंगल रिएक्टेंट को हम मल्टीपल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। थर्मल मतलब हीट के थ्रू। देन सेकंड था आपका इलेक्ट्रोलाइटिक। इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब क्या, आपका जो है आपका इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हम क्या करते हैं, डिकम्पोजिशन करते हैं। डिकम्पोजिशन मतलब ऑलरेडी बताया था मैंने, डिकम्पोजिशन का मतलब होता है टूटना, ठीक है। चीजें हम क्या करते हैं, तोड़ देते हैं, तो तोड़ के चीजें करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक। डिकम्पोजिशन का मतलब यहाँ पे ये होगा कि हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से चीजों को तोड़ेंगे, ठीक है। और तोड़ेंगे मतलब क्या, कि आपका जो रिएक्टेंट रहेगा वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। इसका ये इंस्ट्रूमेंट है, ये हमने बना लिया था। ये जार है, जार में आपके टेस्ट ट्यूब को उल्टा करके रख दिया हमने, अंदर पानी भर दिया है और कुछ आपके रॉड लगाए हैं। ये रॉड जो है ये किसका बना हुआ है, ग्रेफाइट का बना हुआ है। ग्रेफाइट वही जो पेंसिल में मिलता है, पेंसिल की नोक जो है वो ग्रेफाइट की बनी होती है, तो ये भी हमने उसी ग्रेफाइट से बनाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखो हमने स्टॉपर्स लगाए हैं रबर के, और देन इससे हमने बैटरी कनेक्टेड कर दी। तो बैटरी कनेक्ट कर दी तो एक को बोला हमने एनोड एंड सेकंड को बोला हमने कैथोड। एनोड मतलब क्या, मैंने बताया था ना यहाँ पे प्लस और माइनस, तो यहाँ पे प्लस और माइनस। कैथोड क्या होगा, माइनस होगा, और एनोड क्या होगा, प्लस होगा। क्लियर। और देन इसके बाद यहाँ पे स्विच लगा दिया। स्विच मतलब वही बटन, ऑन ऑफ कर दो यहाँ से, तो ऑन ऑफ कर सकते हैं हम यहाँ पे। और ये है इसके थ्रू हम क्या करना है, वाटर का डिकम्पोजिशन कर रहे हैं, ठीक है। तो वाटर का डिकम्पोजिशन में, वाटर का डिकम्पोजिशन कैसे होगा, कि हम वाटर को क्या करेंगे, वाटर ऑलरेडी भरा हुआ है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी उसको हम फ्लो करेंगे। फ्लो करने पे क्या होगा, वो टूट जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट को हम फ्लो करने पे हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस थी। देन अगली जो हम पढ़ने वाले हैं आज वो है आपका फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन पे आते हैं, ठीक है। अब हम इसको समझते हैं क्या है। देखो फोटोलाइटिक अलग अलग कर लो, फोटो को अलग कर लो और लाइटिक को अलग कर लो। अब ये जो फोटो है ये क्या होता है, फोटो को हमने ऑलरेडी देखा है। फोटो जो है उसको हम जनरली क्या बोलते हैं, जो हम इमेजेस लेते हैं, फोटो हम मोबाइल से जो फोटोज लेते हैं उसको हम बोलते हैं फोटो। तो उसका मतलब क्या होता है, एक्चुअल में फोटो वर्ड आया कहाँ से, एक्चुअल में फोटो का मतलब होता है लाइट। फोटो का रियल मतलब क्या होता है, लाइट होता है। और जो हम कैमरा यूज करते हैं उसमें क्या होता है, लाइट का यूज करके ही हमारी इमेजेस लिए जाते हैं, इसलिए वहां से हम उसको फोटो कहना स्टार्ट किए, ठीक है। तो फोटो का मतलब समझ में आया यहाँ पे, ठीक। फोटो का मतलब होता है लाइट, क्योंकि कैमरे में भी विदाउट लाइट क्या कैमरा काम कर सकता है, नहीं कर सकता। अगर लाइट नहीं होगी तो कैमरा काम नहीं करेगा, तो दैट मीन्स क्या, लाइट के प्रेजेंस में ही वो कैमरा जो है फोटो ले सकता है ना। मतलब जो इमेजेस है वो ले सकता है, इसलिए हम उसको फोटो वर्ड वहां से ले लिया और उसको हमने कैमरे में, कैमरे के लिए हम उसमें यूज करते हैं, ठीक है। तो फोटो का जो रियल मतलब होता है लाइट। अब अगर इसको मैं देखूं तो इसका जो रियल जो होगा वो होगा फोटोन। फोटोन का नाम सुना होगा। फोटोन जो है एल्बर्ट आइंस्टीन, है ना, साइंटिस्ट है ये, एल्बर्ट आइंस्टीन, जिन्होंने E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर ये फॉर्मूला दिया था। क्या दिया था उन्होंने, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ये दिया था। ये है एल्बर्ट आइंस्टीन का फेमस इक्वेशन। इस एल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या दिया था, उन्होंने एक वर्ड भी दिया था, इसको बोलते हैं फोटोन। एन लगा दो बस यहाँ पे, फोटोन। फोटोन जो था एल्बर्ट आइंस्टीन ने नाम दिया था, और उन्होंने बोला था कि ये लाइट है, लाइट को ही उन्होंने फोटोन बोला था। तो वहीं से यहाँ पे हमारा वर्ड आ गया फोटो। तो उसी तरीके से यहाँ पे है फोटो, ठीक है। तो इसने क्या बोला, फोटो लाइटिक, यानी आपका लाइट का यूज करते हुए क्या करेंगे, उसको डिकम्पोजिशन करेंगे, तो उसको हम बोलते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। सिंपल देखो, व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब देखो डिकम्पोजिशन तो हम ऑलरेडी पढ़ते ही जा रहे हैं। क्या है डिकम्पोजिशन का मतलब, कोई एक मॉलिक्यूल है या फिर कोई सबस्टेंस है जिसको हम तोड़ रहे हैं, ठीक है, जिसको हम तोड़ रहे हैं डिफरेंट सब, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन बोलते हैं। और अगर यही काम हम किसकी हेल्प से करें, लाइट की हेल्प से करें, तो क्या कहलाएगा वो, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, ठीक है। एग्जाम्पल्स ये रहे, एग्जाम्पल्स में क्या है आपका, AgCl, सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। Ag क्या है, सिल्वर है, सिल्वर का फॉर्मूला क्या होता है, Ag, ठीक है। तो यहाँ पे सिल्वर समझ में आ गया। देन Cl क्या है, क्लोरीन, क्लोरीन को क्या बोलते हैं, क्लोराइड, मतलब ये हो गया सिल्वर क्लोराइड। देन ये है Br होता है ब्रोमाइन, क्या होता है ये, ब्रोमाइन, तो सिल्वर ब्रोमाइड। तो सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर क्लोराइड ये लाइट की प्रेजेंस में क्या होते हैं, टूट जाते हैं। जिस तरीके से हम H2O को
इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। उसी तरीके से ये तोड़ दिया अपन ने। उसी तरीके से जो सिल्वर क्लोराइड है यानी कि AgCl, ठीक है। एक्चुअल में क्या यहाँ पे थोड़ी सी एक कमी है, उसको हम क्लियर कर देंगे। ओके ठीक है, सही है। AgCl सिल्वर क्लोराइड जो है, और इसके अलावा AgBr यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड जो है, इन दोनों को क्या कर सकते हैं हम, ये दोनों जो रहते हैं, इसको तोड़ने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं पड़ती। ये सनलाइट जैसे ही इनमें पड़ेगा वैसे ही क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। अब ये टूटेंगे तो क्या बनाएंगे, ऑब्वियसली सिल्वर अलग हो जाएगा यानी कि Ag अलग हो जाएगा, एंड क्लोरीन वो अलग हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे देखो, अगर AgBr टूटेगा तो Ag यानी कि सिल्वर अलग हो जाएगा, एंड ब्रोमीन यानी कि Br अलग हो जाएगा। देखो लो ये कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, सिल्वर जो होता है वो सिंगल फॉर्म में मिल जाता है आपको, सिंगल एटॉमिक जो सॉलिड के फॉर्म में मिल जाता है सिल्वर। सिल्वर आप लोगों के पास होगा भी, घरों में सिल्वर पड़ा हुआ रहता है ना। चांदी, सिल्वर और चांदी जो है आपके घरों में है ना, वो एक्चुअल में प्योर सिल्वर मिलता है हमको। प्योर सिल्वर दैट मीन्स क्या कि Ag ही मिलेगा हमको। प्योर सिल्वर मतलब क्या, सिर्फ Ag। अगर उसके साथ क्लोरीन जुड़ गया तो क्या हो जाएगा, वो ऐड हो जाएगा क्लोरीन। तो यहाँ पे देखो सिल्वर अलग कर देते हैं और क्लोरीन को हम अलग कर सकते हैं। अब क्लोरीन जो होता है डायटोमिक फॉर्म में मिलता है, यानी कि दो क्लोरीन मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हुए हमको नेचर में मिलते हैं। तो ये हो गया, ठीक है। तो इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, फोटोलाइटिक। ये दोनों प्रोसेस किसके एग्जाम्पल हैं, ये एग्जाम्पल है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन के। सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे ऑन एक्सपोजर टू सनलाइट। अब देखो यहाँ पे एक चीज पॉइंट दिया हुआ है, इसको याद कर लो। क्या दिया है यहाँ पे, कि सिल्वर क्लोराइड टर्न ग्रे। सिल्वर क्लोराइड जो रहता है वो ग्रे कलर का हो जाता है जब क्या पड़ता है उसमें, सनलाइट पड़ती है। सिल्वर क्लोराइड की बात कर रहे हैं हम, अकेले सिल्वर की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड दैट मीन्स की मतलब AgCl अगर कहीं पर है, तो जैसी उसमें सनलाइट एक्सपोजर होगी, वो सनलाइट मतलब ये हमारा सन, देन इसमें लाइट अगर एक्सपोजर होगा तो किस कलर का हो जाएगा, वो ग्रे कलर का हो जाएगा, ठीक है। अबोव रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है ऊपर का, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड का जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन क्या होता है, यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। इसको हम ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में भी यूज करते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी क्या है, ओके रुचि, गुड मॉर्निंग। ठीक, चलो यहाँ पे देखो क्या होता है, ये सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड का जो रिएक्शन है, जिसमें वो क्या हो रहा है, ग्रे कलर का हो रहा है। कौन, सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड किस कलर का टर्न हो जाता है, ग्रे कलर का हो जाता है जब उसमें सनलाइट पड़ती है। तो इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का यूज हम करते हैं किसमें, फोटोग्राफी में। फोटोग्राफी वही मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, फोटो। फोटो वर्ड जो है नॉर्मली हम जनरली सुनते रहते हैं फोटो वर्ड, तो फोटो वर्ड एक्चुअल में आया कहाँ से, यहीं से आया है वो। और फोटोग्राफी मतलब वो लाइट जो है, उसको हम क्या कर रहे हैं, उस लाइट का यूज करके एक्चुअल में किसी का हम इमेज क्रिएट कर रहे हैं, यानी कि किसी टाइप का ग्राफ बना रहे हैं। साइंटिफिक लैंग्वेज में उसको हम ग्राफ बोलते हैं। ग्राफ मतलब कोई पिक्चर, पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं ग्राफ। पिक्टोरियल जो कि लाइन से भी हो सकता है, डॉट से भी हो सकता है, और पिक्चर से भी हम क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट करते हैं किसी भी चीज को, तो उसको हम बोलते हैं ग्राफी। आया समझ में। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, लाइट का यूज कर रहे हैं किसी के पिक्चर को प्रेजेंट करने के लिए, इसलिए हम उसको बोलते हैं फोटोग्राफी। तो पहले की फोटोग्राफी जो होती थी वो होती थी ब्लैक एंड व्हाइट। पहले सारे के सारे फोटोज किसमें आते थे, ब्लैक एंड व्हाइट में आते थे। रंगीन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था उस समय, क्योंकि डिजिटल जो था, डिजिटाइजेशन नहीं आया था उस पर्टिकुलर पॉइंट में। हमको पता नहीं था, पिक्सल के बारे में पता नहीं था, स्क्रीन के बारे में पता नहीं था, प्रोग्रामिंग के बारे में पता नहीं था ज्यादा, है ना। उसमें भी प्रोग्रामिंग होती है लेकिन बहुत ही कम, बहुत ही स्मॉल लेवल की प्रोग्रामिंग होती है उसमें, है ना। तो इन सब के बारे में क्योंकि पता नहीं था, तो उस समय हम क्या करते थे, इस पर्टिकुलर रिएक्शन का यूज करते थे आपकी फोटोग्राफी में, ठीक है। और वो फोटोज कैसे बनते थे, ब्लैक एंड व्हाइट बनते थे, ठीक है। और वो ब्लैक एंड व्हाइट बनते थे तो हम इसी पर्टिकुलर रिएक्शन से ही उसको बनाते थे। अब आ जाते हैं हमारी बुक्स में। तो हमारी बुक में देखो यहाँ पे, ये हमारा हो चुका है, ये भी हो चुका है। देन ये एक एग्जांपल है 1.8 जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है। 1.8 देखो क्या किया है यहाँ पे, इस पर्टिकुलर इमेज को देखो। यहाँ पे जो इमेज है, ये खिड़की खोल दी है इन्होंने, देन यहाँ पे सनलाइट आने दे रहे हैं, है ना। खिड़की ओपन कर दी अपने घर की, देन उसके बाद फिर सनलाइट आ रहा है। अब खिड़की से क्या आएगा, सनलाइट आएगा दोपहर के टाइम में। तो अब देखो यहाँ पे हमने क्या रख दिया, यहाँ पे हमने एक डिश रख दिया। इस डिश का नाम है चाइना डिश। अब चाइना डिश कहने का मतलब ये नहीं कि चाइना से आया है ये, चाइना डिश का मतलब ये नहीं चाइना से आया। एक्चुअल में होता क्या है,
कि ये एक स्पेसिफिक टाइप का एक ग्लास, मैंने बात की थी पहले, स्पेसिफिक टाइप के ग्लास का यूज करते हैं हम लेबोरेटरीज में, जिसको ज्यादा गर्म करने पे भी क्या नहीं होता, वो चटकता नहीं है, खराब नहीं होता, होता है ना ऐसा। लेबोरेटरी में हम जो टेस्ट ट्यूब यूज करते हैं, उसमें भर दिया हमने वाटर और उसको गर्म करने लग गए तो पानी उबल जाएगा, लेकिन वो ग्लास जो है टूटेगा नहीं। क्या ये काम अपने घर में जो ग्लास पड़े उससे कर सकते हो? नहीं कर सकते। अगर ऐसा करने की कोशिश करोगे तो ग्लास जो है वो क्या होगा, उसमें क्रैक्स आ जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो है एक डिश, डिश मतलब होता है कि किसी चीज को रखने के लिए जो पात्र जिसको हम बोलते हैं उसको हम डिश बोलते हैं, ठीक है, जैसे थाली उस टाइप के कहते हैं, डिश कहते हैं ना उसको हम। तो उसमें हम क्या करते हैं, मतलब जो हम लेबोरेटरी में यूज करते हैं उसका नाम हम चाइना डिश बोलते हैं, क्योंकि ये पूरी तरीके से क्या है, ओपन टाइप का है ना, इसमें कोई डिजाइन नहीं है, छोटी सी कटोरी टाइप की होती है ये, कांच की होती है, लेकिन स्पेसिफिकली ये ध्यान रखना, ग्लास होता है इसमें, स्पेसिफिक टाइप का ग्लास इसमें यूज होता है। अब देखो, ग्लास लिया, उसमें हमने क्या भर दिया यहाँ पे, सिल्वर क्लोराइड। क्या भर दिया? सिल्वर क्लोराइड। अब सिल्वर क्लोराइड जो है उसका कलर पहले कुछ और था, है ना, व्हाइट कलर का था वो। अब हुआ क्या, सिल्वर क्लोराइड जब हमने इसमें रखा उसका पाउडर, और जैसे ही उसमें सनलाइट जो है वो रेज हुआ, तो देन उसका कलर चेंज हो जाता है। और कलर किसका हो गया, कैसा हो गया, ग्रे कलर, ग्रेइश कलर हो गया, ये देखो, है ना, हल्का 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 ब्लैक जिसको हम बोल रहे हैं, तो ग्रे कलर हो गया। और ये ग्रे कलर जो है वो क्यों हुआ, ये ग्रे कलर बिकॉज ऑफ सनलाइट। अब ऐसा क्या हुआ कि वो ग्रे कलर हो गया, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने देखा। एंड दिस इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सिल्वर क्लोराइड which turn into silver and chloride. ओके, तो यहाँ पे सिल्वर और क्लोराइड में ये टर्न हो गया विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। ठीक, तो ये हो जाता है यहाँ पे। देखो किस कलर का था, मैंने बताया था व्हाइट कलर। सिल्वर कलर, सिल्वर क्लोराइड किस कलर का होता है, व्हाइट कलर का होता है, लेकिन जैसे ही उसमें सनलाइट में पड़ता है तो वो ग्रे कलर का हो जाता है ना ऐसा। कई चीजें होती हैं जो मतलब अगर आप उसे धूप में रखते हो तो कलर चेंज हो जाता है ना। तो यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड भी वैसे ही है, ये ऐसे ही है जैसे हम भी जब धूप में अगर जाते हैं ज्यादा, तो हमारी स्किन का कलर भी क्या होता है, चेंज होने लग जाता है हमारी स्किन का कलर। जो ज्यादा धूप में रहता है उसका स्किन का कलर अलग हो जाता है, और जो कम धूप में रहता है उसका स्किन का कलर चेंज हो जाता है। दैट इज ऑल्सो केमिकल रिएक्शन, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है ना। लेकिन हमारी स्किन का केमिकल रिएक्शन थोड़ा सा एडवांस है, थोड़ा सा अलग किस्म से काम करता है वो। हालांकि बेसिक तो यही है, बेसिक्स यही है, लेकिन काम थोड़ा सा दूसरा है उसमें, इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा अलग है। मैकेनिज्म थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है हमारी बॉडी का। अगर हम इसकी बात करते हैं तो बेस तो यही रहेगा। तो ये पहला तो आप समझ में आ गया होगा। तो ये है आपका व्हाइट, लिख देता हूं मैं इसको। देन व्हाइट कलर के बाद फिर यहाँ पे जो चेंज हुआ है टर्न, वो किस कलर का चेंज हुआ है, ग्रे। ठीक है, तो ये तो आ गया। देन अगला ये ब्रोमाइड को भी करा, तो ब्रोमाइड भी यही होता है, ब्रोमाइड भी यही बिहेव करता है, वही मैंने बता दिया आपको, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होता है ये। ठीक है, देखो लाइट एनर्जी यूज होता है, लाइट एनर्जी के कारण ये होता है। ठीक है, ये लाइट कौन है, कौन सी एनर्जी यूज हो रही है यहाँ पे, लाइट एनर्जी। व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉजिंग दिस कंपोजिशन रिएक्शन, दैट मींस लाइट एनर्जी। ओके, फोटोन विच इज ऑल्सो कॉल्ड फोटोन। ये हो गया हमारा, द डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर एनर्जी इधर इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी फॉर ब्रेकिंग डाउन द रिएक्टेंट्स। द रिएक्शन in which energy is absorbed are known as endothermic reaction। अब देखो यहाँ पे एक टॉपिक है, आ गया है यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है। लास्ट टाइम पे हमने देखा था एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन पढ़ा था हमने, लास्ट टाइम पे याद होगा, है ना। क्या पढ़ा था, एक्सोथर्मिक। और यहाँ पे हम मैं लिख रहा हूँ, वो कर रहा हूँ एंडो, एंडो प्लस कर देता हूँ, एंडो प्लस थर्मिक, एंडोथर्मिक। जो दूसरा था जो हमने उधर पढ़ा था, क्या पढ़ा था, एक्सो, है ना, एक्सो प्लस वही थर्मिक, यही पढ़ा था हमने, एक्सो प्लस थर्मिक पढ़ा था। यहाँ पे एंडो प्लस थर्मिक यानी एंडोथर्मिक, और ये एक्सोथर्मिक। अब एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शन होते हैं जिसमें क्या होती है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। बहुत सिंपल है ना, कोई दिक्कत ही नहीं। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है, जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। जिसमें एनर्जी रिलीज होती है वो क्या हो गए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जिसमें एनर्जी रिलीज होती है, दोज रिएक्शन आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, और जिसमें एनर्जी
एब्जॉर्ब होती है, उसे हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। और एंडोथर्मिक रिएक्शन का आप देख लो, दूसरा पॉइंट बना लो, ये रहा, ये क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल आपका दूसरा हो जाएगा, वो किसमें, आपके जो हमने पढ़ा था, एक बार मैं तुमको बता देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। ये हमारा यहाँ पे पढ़ा था ना, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जो ये रिएक्शंस हैं, है ना, यहाँ पे स्पेसिफिक एग्जांपल ले लेते हैं तो बेटर रहेगा। ये रहा, बर्निंग ऑफ कोल देन रेस्पिरेशन, ये दोनों रिएक्शन कैसे हैं आपके, एंडोथर्मिक है। इसमें सॉरी एक्सोथर्मिक है। इसमें क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, रिलीज हो रही है एनर्जी, और इसमें एनर्जी यूज हो रही है, यानी कि एब्जॉर्ब हो रही है। एंडोथर्मिक रिएक्शन which require energy in the form of heat, light and electricity to break the reactants called endothermic reactions. So हमको यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, हमको यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि जो आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती हैं, वो सारी की सारी रिएक्शन एक्चुअल में कौन सी रिएक्शन होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। वो सारी रिएक्शन कौन सी होती हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। आ गया समझ में, डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक्चुअल में एंडोथर्मिक रिएक्शन ही होती है, ठीक है। जबकि जो आपका जिसमें कंपाउंड कंपाउंड बनता है, यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती है। चलो, दोनों चीजें समझ में आ गई हैं। देन ये है आपके क्वेश्चंस, ठीक है, ये आपको सॉल्व करने हैं। और अगर सॉल्व नहीं होगा तो फिर मैं इनका तो जो सॉल्यूशन है वो तो तुमको सेंड करूंगा ही करूंगा, ठीक है। सॉल्यूशन में सेंड कर दूंगा, एक बार तुम पढ़ के देखना, इसको इजी वे में मिल जाएगा ये, ठीक है। आ जाते हैं हम नेक्स्ट आपका रिएक्शन 1.2.3। ओके, 1.2.3 देखो यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक और रिएक्शन आ गया यहाँ पे, कॉम्बिनेशन पढ़ लिया, डिकम्पोजिशन पढ़ लिया, अब आते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। देखो डिस्प्लेसमेंट को सबसे पहले तो हम इसको ब्रेक डाउन कर दें, इसको ब्रेक कर दो, दो वर्ड को ब्रेक कर दो, तुरंत समझ में जाएगा। डिस्प्लेसमेंट और आगे रिएक्शन है। रिएक्शन मतलब वही केमिकल रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट मतलब यहाँ पे ये होगा कि आप कहीं पे बैठे हुए हो एक जगह पे, ठीक है, और उस जगह से आप क्या कर रहे हो, हट जाओ और कहीं और बैठ जाओ, इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। वापस उसी जगह पे नहीं बैठना जिस जगह पे बैठे हो, ठीक है। आप कहीं पे बैठे हो, है ना, उस जगह से उठ के और कहीं और बैठ जाओ, उसको क्या कह लेंगे, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। आ गया समझ में, मतलब यहाँ पे जो एलिमेंट होगा वो क्या करेगा, या फिर जो एलिमेंट होगा या फिर आपका एटम होगा या मॉलिक्यूल होगा, वो क्या करेगा, वो एक जगह से उठ के दूसरी जगह चला जाएगा, उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। समझ में आ गया डिस्प्लेसमेंट। अब देखते हैं यहाँ पे हम इसको रियलिटी में देखते हैं, एक्टिविटी 1.9 भी है, एक्टिविटी देख लेते हैं यहाँ पे क्या है, डायग्राम देख लेते हैं, ठीक है, डायग्राम देख लेते हैं, उसके बाद फिर उसको समझेंगे। डायग्राम को समझ लेते हैं तो सब समझ में आ जाता है यहाँ पे। देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये एक्टिविटी आपने घर पे भी देखी होगी है। इसमें देखो आयरन नेल्स, आयरन नेल्स मतलब कील, है ना, उसको क्या किया, डिप कर दिया, डुबो दिया, किसमें डुबो दिया, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब ये बड़ा सा नाम है, कॉपर सल्फेट, ठीक है। कॉपर क्या होता है, सीओ, कॉपर, सॉरी सीओ तो होता है कोबाल्ट, सीओ क्या होता है, कोबाल्ट होता है, याद रखना, सीओ। कॉपर होता है सीयू, सीयू क्या होता है, कॉपर, सीयू होगा कॉपर, प्लस सल्फेट, SO4, सल्फेट तो लास्ट टाइम पे पढ़ा था, SO4, CU, देन SO4 क्या होता है, सल्फेट होता है, ठीक है। तो कॉपर और सल्फेट से मिलके जो सॉल्यूशन बना है, इन दोनों को मिला मिक्स कर दो तो क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। तो क्या करा कि इन्होंने ये टेस्ट ट्यूब लिया, मैंने पहले ही टेस्ट ट्यूब के बारे में बता चुका हूँ। टेस्ट ट्यूब में इन्होंने यहाँ पे ये ब्लू कलर का जो दिख रहा है तुमको, ये है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, भर दिया उसने। और देन उसके बाद फिर एक दो कील्स ली, जिसको हम बोलते हैं आयरन नील्स, उसको रस्सी से ये थोड़ा सा धागे से बांधा, रस्सी तो ज्यादा वो होगा, धागा मतलब थ्रेड, थ्रेड से बांधा, देन उसके बाद उसको डुबा दिया, यानी डिप कर दिया, लिख दिया हमने, आयरन नील्स डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। देन इट इज एंड दिस इज स्टैंड, है ना, स्टैंड, ताकि जो टेस्ट ट्यूब है वो इधर उधर ना जाए, तो हमने उसको स्टैंड से बंद बांध दिया थोड़ा सा, ताकि क्या वो इधर से उधर ना जाए, नहीं तो उसको टेस्ट ट्यूब को रखेंगे कैसे, है ना। टेस्ट ट्यूब देखा होगा तुमने, नीचे से क्या होता है, नीचे से कर्व होता है ना, तो कर्व चीज को आप रख नहीं सकते, तो उसको अच्छे से बांध दिया, स्टैंड के थ्रू फिक्स कर दिया। उस दिन उसके बाद फिर क्या,
उसके बाद हम देखेंगे कि एक्चुअल में आयरन नेल के साथ क्या होगा, आयरन नेल के साथ क्या होगा हम उसको देखेंगे। अब ये तो हो गया आपका एक्टिविटी का किस तरीके से उन्होंने किया है, ठीक है। अब देखो एक्टिविटी को थोड़ा सा तुमको बता भी देता हूँ क्या हो गया। सबसे पहले पहले तो क्या किया, 3 नेल आयरन नेल्स लिए, ठीक है। देन रबिंग विद सैंड पेपर, उसको रब करने का मतलब क्या है कि ऊपर की परत निकाल देना। रब कर दिया उसको किससे, सैंड पेपर से। सैंड पेपर देखा होगा ना, सैंड पेपर वो जो जिससे दीवालें वगैरह जो है घिसते हैं हम लोग, दीवालें वगैरह जो है जिससे हम घिसते हैं पुताई के समय, वो सैंड पेपर्स हैं, है ना। उससे क्या करते हैं हम, उससे अगर आप लोहे को घिसोगे तो क्या होगा, ऊपर की जो लेयर रहेगी वो हट जाती है। हम एक्चुअल में क्या, लोहा जो है, आयरन की जो बड़ी बड़ी रॉड्स हैं उसको साफ करने के लिए हम सैंड पेपर का यूज करते हैं। इसके अलावा दीवालों को जो जब पुताई करते हैं, जब उसे पेंट करते हैं तो उससे घिसने का काम करते हैं सैंड पेपर से। तो सैंड पेपर लिया, उससे कील को थोड़ा अच्छे तरीके से साफ किया। देन उसके बाद हमने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब लिया, है ना, और उसको बोल दिया ए टेस्ट ट्यूब एंड बी, ठीक है। और उसमें हमने क्या किया, कॉपर सल्फेट भर दिया टेस्ट ट्यूब में। देन उसके बाद टाई अप कर दिया हमने, मतलब उसको बांध दिया आयरन नेल को थ्रेड से, ठीक। और देन उसके बाद उसको उसके अंदर हमने डुबो के रख दिया। देन अब क्या करेंगे हम, कीप वन आयरन नेल इनसाइड फॉर कंपेरिजन, एक आयरन नेल जो रहेगा उसको हम साइड में रख दिया ताकि कंपेरिजन उससे हम कर पाए कि क्या चेंजेस हुए हैं, ठीक। एक मतलब एक आयरन नेल हमने बगल में भी रख दिया ताकि हमको समझ में आए कि इसमें और इसमें क्या चेंजेस हुए हैं, है ना। 20 मिनट बाद क्या करेंगे, टेक आउट आयरन नेल को निकालेंगे, है ना, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से, और फिर कंपेयर करेंगे कि क्या हो गया उसमें, मतलब क्या चेंजेस आए हैं वो हम उसमें देखेंगे, ठीक है। और इसके अलावा हम उसे जो है आपका, ऑल्सो कंपेयर द कलर ऑफ आयरन नेल्स डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विद वन कीप एसाइड्स। एक हमने क्या किया, यहाँ पे एक अलग कर दिया ये, और देन यहाँ पे आयरन को अंदर कर दिया, आयरन को यहाँ पे हमने क्या किया है, डिप किया हुआ है। तो इन दोनों का भी कंपैरिजन करके देख लेंगे कि स्टील में और स्टील में क्या अंतर है, और हम ये भी देख लेंगे कि अंदर जो सॉल्यूशन है उसमें क्या चेंजेस आए हैं, ठीक है। तो ये ऑब्जर्व करेंगे। तो ये एक्चुअल में बेसिक एक आपका एक्टिविटी है। अब देखो यहाँ पे एक और चीज, ये क्या ऑब्जर्व हुआ हमने, ये असेंबली समझ में आ गई ना। हमने असेंबली क्या करा, हमने एक्चुअल में 3 आयरन नेल लिए थे, तो एक 2 आयरन नेल तो इसके अंदर डिप है, और एक यहाँ पे मैंने साइड बाहर रख दिया। अब यहाँ पे बना नहीं, इसलिए मैं यहाँ पे बना दिया एक आयरन नेल, ठीक है। देन उसके बाद फिर हमने उसको डिप किया। तो हम क्या क्या ऑब्जर्व करने वाले हैं, पहली बात हम ऑब्जर्व करेंगे कि जब 20 मिनट तक इसको ऐसा ही रखा रहने देंगे इस टाइप का सेटअप बना के, और 20 मिनट बाद क्या करेंगे, 20 मिनट बाद इस आयरन को निकाला हमने, ठीक है। आयरन को निकालने के बाद हम देखेंगे कि इस पर्टिकुलर आयरन नेल में क्या चेंजेस हुए हैं, ठीक है। मतलब इस आयरन नेल के कलर में और इस जो हमको यहाँ पे रखा है इस आयरन नेल में क्या अंतर है। और एक और चीज चेक करेंगे कि ये जो कलर है अभी कैसा है, ब्लू कलर का ये, अब ये टेस्ट ट्यूब के अंदर जो कलर दिख रहा है ब्लू कलर का, तो ये कलर में क्या चेंजेस आए हैं हमको ये भी इसमें नोटिस करना है। तो देखो जब निकालेंगे तो देन उसके बाद क्या होगा, ये रहा डायग्राम, आयरन नेल एंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कंपेयर्ड बिफोर एंड आफ्टर द एक्सपेरिमेंट। अब वो एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया ना क्या किया था। अब यहाँ पे देखो, अब 20 मिनट बाद क्या, आयरन को निकाला हमने, ये आयरन नेल निकाला, देखो क्या हो गया, ये है नॉर्मल आयरन नेल जो मैंने बोला था कि बाहर रखा है, और ये जो था वो डिप था, पहले से डिप था मतलब उसमें डूबा हुआ था। उसके बाद इसको निकाल के देखा तो क्या देखा हमने कि ये नॉर्मल इस तरीके से दिखाई दे रहा है, और जो डिप करके निकाला है वो क्या होगा, आयरन नेल टेक्स आउट फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो इस तरीके का उसका थोड़ा सा ब्राउन टाइप का कलर हो गया है। तो ये ऑब्जर्व हुआ हमको पहला। देन उसके बाद सॉल्यूशन के साथ क्या हुआ, जो ब्लू कलर का जो सॉल्यूशन था टेस्ट ट्यूब में वो क्या हो गया, वो कलर चेंज हो गया, है ना, हल्का कलर हो गया। तो ये चेंजेस हमको देखने को मिलेंगे जब हम ये वाला रिएक्शन करेंगे। लेकिन एक्चुअल में इसमें हुआ क्या है, अब देखो, ये है आयरन, ये क्या है आयरन मतलब Fe, ठीक है, Fe, और ये आपका सॉल्यूशन कौन सा है, FeSO4। अब देखो इसके साथ क्या हुआ, आयरन लिया, Fe लिया, Fe ले लिया हमने जो हमने बोला था सबसे पहले, फिर किस में डिप किया, SO4 CuSO4 में, Cu प्लस SO4 बनाने आ गया ना, वो जो हमने बनाया था थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, तो कॉपर सल्फेट बन गया CuSO4 का। अब उसके बाद फिर इसमें क्या हुआ, एक्चुअल में हुआ क्या कि जो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना वो क्या बन गया, आयरन सल्फेट, क्या बना, आयरन सल्फेट, और क्या अलग हो गया, कॉपर अलग हो गया।
तो कॉपर जो है वो सॉलिड फॉर्म में आ गया, मतलब सॉलिड फॉर्म यहाँ पे कॉपर मिला हमको, और FeSO4 जो था वो एक्वस फॉर्म में मिला। एक्वस फॉर्म मतलब क्या, वाटर के साथ सॉल्यूशन जिसका होता है, तो एक्वस फॉर्म में हमको आयरन सल्फेट मिला और देन यहाँ पे कॉपर मिला। तो ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन है ये हुआ था एक्चुअल में उसी प्रैक्टिकल में जो अभी हमने देखा। तो इस टाइप के रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? इस टाइप के रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो ये नेल कैसा हुआ था, आयरन नेल ब्राउनिश कलर का हो गया था, है ना, और ब्लू कलर का जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था वो फेड हो गया। फेड मतलब हल्का, हल्का हो जाना किसको क्या बोलते हैं, फेड हो जाना बोलते हैं, है ना। वो चीज हल्की होती है, कलर कलर जो होता है उतरना, जैसे कलर उतरता है ना उसको हम बोलते हैं फेड। ठीक, तो इतना समझ में आ गया आई थिंक। अब हम बात करते हैं यहाँ पे रिएक्शन पे, केमिकल रिएक्शन पे। एक्टिविटी आई थिंक क्लियर हो गया, एक्टिविटी क्या था, है ना, ये एक्टिविटी क्या है समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे आयरन कॉपर सल्फेट, क्या बन गया, आयरन सल्फेट और कॉपर। अब इस टाइप के रिएक्शन को हम कैसे पता लगाते हैं? देखो क्या होगा, अगर हम इसको थोड़ा सा डिटेल में देखें, मैं इसको जूम कर देता हूँ। चलो अब देखो क्या होगा, रिएक्शन को एकदम ध्यान ध्यान से देखना कि पहचान कैसे रहे हम इसको। देखो आयरन और कॉपर सल्फेट क्या बना लिया, आयरन सल्फेट एंड कॉपर। अब इसको हम डिटेलिंग में जाएंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्यों बोल रहे हैं। तो देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्यों बोल रहे हैं, यहाँ पे ये जो कॉपर है ये कहाँ पे बैठा हुआ है, ये बैठा हुआ सल्फेट के साथ। किसके साथ बैठा हुआ है, सल्फेट, यानी कि SO4 के साथ कॉपर बैठे हुए हैं। ये दोनों दोस्त दोस्त हैं अभी, ये और ये दोनों एक ही पोजीशन में बैठे हुए हैं, एक ही जगह बैठे हुए हैं। अब जब फाइनली जब प्रोडक्ट बना तो क्या हुआ, ये जो कॉपर है इसने अपनी पोजीशन चेंज कर ली, है ना, ये यहां से उठ के कहीं और चला गया और इसकी जगह पे कौन आ गया, आयरन आ गया आयरन यहाँ पे। मतलब एक जो है वो एक अपनी स्पेसिफिक पोजीशन पे है, वो हट गया और उसकी पोजीशन पे कौन आ गया, आयरन आ गया। तो ये क्या बन गया, FeSO4। अब ये हट के कहाँ गया, ये इधर आ गया, ये रहा। दैट मीन्स कि इसने अपनी पोजीशन चेंज कर ली। जो जगह पे, जैसे मैंने क्या बताया था थोड़ी देर पहले, आप जहाँ पे हो, जहाँ बैठे हो, अगर वहां से उठ के कहीं और बैठ जाओ तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो यहाँ पे सेम सिचुएशन हुई, कॉपर कहीं और चला गया अपनी पोजीशन से हटके, इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर इसको हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे आयरन हैज डिस्प्लेस्ड और रिमूव्ड अनदर अनदर एलिमेंट, है ना, कॉपर। यहाँ पे हुआ क्या है एक्चुअल में, अगर हम इसको केमिकली देखेंगे तो आयरन ने क्या किया है, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया है। आयरन ने क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया है। ठीक है, तो इस टाइप के रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे हमको ध्यान रखना है, एक चीज ध्यान रखना है, इस बात को हमको फोकस करना है कि कौन किसको डिस्प्लेस कर रहा है ना। अब जो मैंने तुमको कॉन्सेप्ट बताया उसका थोड़ा सा उसको अपग्रेड करते हैं कि उसको हम किस तरीके से समझें। देखो ये है आयरन, ठीक है, दो बच्चे हैं, मतलब यहाँ पे तीन तीन लोग हैं, है ना, तीन स्टूडेंट कहीं बैठे हुए हैं, तीन स्टूडेंट्स हैं। एक जगह पे क्या हुआ, दो स्टूडेंट एक साथ बैठे हैं और एक जगह पे एक स्टूडेंट अकेला बैठा हुआ है। ठीक है, अब क्या हुआ, अब ये स्टूडेंट गया जो अकेला बैठा हुआ है, उसने उसकी जो दो लोग जो बैठे हैं जहाँ पे जिनकी कुर्सी है ऑलरेडी, उसको एक को उठा के और हटा दिया और खुद जाके बैठ गया। तो क्या किया उसने, वो एक स्टूडेंट जो बाहर बैठा हुआ था, मतलब बाहर बैठा दूसरी बेंच पे बैठा हुआ था, उसने क्या किया, वो गया, उसने बोला भाई तुम कहीं और जाके बैठो, और खुद उसकी जगह बैठ गया। हुआ ना ऐसा। तो ये क्यों हुआ, ये इसलिए हुआ, मतलब यहाँ पे ये बात समझ में आई कि हुआ क्या एक्चुअल में, कि एक स्टूडेंट ने दूसरे स्टूडेंट को डिस्प्लेस किया। तो हमको पता रखना है यहाँ पे कि कौन सा एलिमेंट किसको डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। ये क्वेश्चन में आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे हम पता, यहाँ पे वो पूछ सकते हैं एक्चुअल में कौन किसको डिस्प्लेस कर रहा है और क्यों कर रहा है।
अब यहाँ पे देखो लॉजिक अगर हम लगाएं तो एक स्टूडेंट बोलेगा भाई तुम यहाँ से उठ के दूसरी जगह बैठ जाओ, मैं यहाँ पे बैठूंगा। तो कब बैठेगा वो? तो ऐसा बोलेंगे ना कि यार वो ज्यादा पावरफुल है, उसकी चलती है, तो एक काम करते हैं वो उठ के बैठ जाते हैं। वरना अगर मान के चलो वो नहीं होगा तो वो तो हटेगा ही नहीं। तो दैट मीन्स क्या हुआ? इस लॉजिक के अकॉर्डिंग तो ऐसा है कि आयरन पावरफुल है। क्या है? आयरन पावरफुल है इन कंपैरिजन टू कॉपर। कॉपर के कंपैरिजन में आयरन पावरफुल है, इसलिए उसको डिस्प्लेस कर पाया। अब ये पावरफुल किस बिहाफ पे पावरफुल बोल रहा हूँ मैं? ये बोल रहा हूँ रिएक्टिविटी के बिहाफ पे, बॉन्ड बनाने के बिहाफ पे। इन दोनों के बीच में ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और इन दोनों के बीच में ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं है। इसके कारण कॉपर क्या होता है? कॉपर रिमूव हो जाता है और आयरन उसको डिस्प्लेस कर पाता है। आगे समझ में रीजन क्या है? ठीक है, रीजन में बात करूंगा मैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे दिया है, जब हम उसको पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो चलो अब हम यहाँ पे स्टार्टिंग से देख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस? बता दिया मैंने यहाँ पे। इसको मैं डेफिनेशन क्रिएट बता देता हूँ तुमको, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का क्या है। आपसे को सब समझ में आ जाएगा। द केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट, क्या बोला उन्होंने? मोर रिएक्टिव एलिमेंट, दैट मीन्स मोर पावरफुल एलिमेंट, मोर रियल रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। लेस रिएक्टिव एलिमेंट मतलब आपका कमजोर, है ना, वीक, जिसके पास वीक बॉन्ड्स होते हैं। तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन क्या हुआ? द केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। उसके सॉल्ट सॉल्यूशन को रिमूव कर, ये थोड़ा सा सॉल्ट सॉल्यूशन अलग है, जिसको मैं बाद में क्लियर करूंगा कि सॉल्ट एक्चुअल में एक डिफरेंट चीज, डिफरेंट टाइप के स्पेसिफिक कंपाउंड होते हैं सॉल्ट्स, है ना। तो मतलब सॉल्यूशन बोल दो तो भी चल जाएगा, यहाँ पे जरूरी नहीं है तुमको कि सॉल्ट सॉल्यूशन ही देखो। द केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर हो गया ये? तो डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया ना, क्यों कर सकता है? जब तक पावरफुल ना हो वो व्यक्ति जो हटा रहा है, तो वो हटेगा नहीं। अगर पावरफुल होगा तभी तो हटा पाएगा उसको, अगर पावरफुल नहीं होगा तो कहाँ हटेगा? वो तो बोल देगा कि नहीं मैं तो यहीं बैठूंगा, तो वहीं बैठा रहेगा, तो डिस्प्लेसमेंट भी नहीं होगा। क्लियर हो गया ये? तो यहाँ पे एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जिंक और कॉपर सल्फेट का देख लेते हैं। अभी हमने किसका देखा? आयरन और कॉपर सल्फेट का देखा। तो जिंक में भी क्या होगा? जिंक जो रहेगा वो डिस्प्लेस कर देगा, इसको भगा देगा कॉपर को, और खुद बैठ जाएगा उसकी जगह पे, तो कॉपर सल्फेट आ गया। देन लेड और कॉपर क्लोराइड की अगर हम बात करते हैं, लेड, पीबी क्या था? लेड था। लेड और कॉपर क्लोराइड, CuCl2, कॉपर क्लोराइड, याद रखना है इसको। देन ये जब ये रिएक्शन करेंगे तो लेड जो रहेगा कॉपर को हटा देगा और खुद कॉपर की जगह पे आ जाएगा, बिकॉज कॉपर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। दैट मीन्स कॉपर, सॉरी, लेड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। दैट मीन्स लेड इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ओके, क्लियर हो गया? देन जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव, then zinc and lead are more reactive element than copper, they displace copper from its compound। आ गया? आई थिंक सब कुछ समझ में आ गया होगा क्लियर कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होते हैं, ये एक्टिविटी भी तुमको क्लियर हो गई होगी, है ना। और ये कैसे काम करता है। चलो ठीक है, अब अगर कोई डाउट हो तो बताओ। अब जो है नेक्स्ट जो टॉपिक है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये भी बहुत इजी आ गया ये, ठीक है, ये मैं कल क्लियर करूंगा। ओके, तो किसी को अगर कोई डाउट है तो देन आप लोग डाउट जो है वो मुझसे पूछ सकते हो। कोई डाउट नहीं है? इतना क्लियर हो गया? ठीक है, टाइम भी जाने वाला है, तो अगर टाइम चले जाएगा तो अगर इसके बाद कोई डाउट आता है तुमको अपने उसमें, या फिर कोई चीज समझ में नहीं आती है, तो व्हाट्सएप ग्रुप हमारे पास है, व्हाट्सएप ग्रुप हमने बनाया है। व्हाट्सएप ग्रुप में बस अपना जो मैसेज है वो टाइप करके डाल दो। और अगर वो डाल दोगे तो मैं क्या करूंगा, मैं दो चीजें कर सकता हूँ, या तो उन डाउट्स को मैं एक वीडियो बना के तुमको मैं सेंड कर दूं, एक ऑप्शन ये है, और दूसरा ऑप्शन मैं लाइव तुमको बता दूं। तो बहुत सिंपल है, तुम तो बस मुझे मैसेज डाल देना, वहां पे मैसेज कर देना, मैं उसका एक वीडियो बना के तुमको सेंड कर दूंगा, उसी डाउट को पर्टिकुलर जो तुमने डाउट पूछा है। ठीक है, तो उसकी चिंता मत करना कि डाउट क्लियर नहीं होंगे, डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे, बस तुम मुझे बता देना कि तुमको ये डाउट है।